हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो यूकैरियोट्स में कैसे इनिशिएट होती है। यूकैरियोट्स में कैसे इनिशिएट होती है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इस जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, इस प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल आता है। हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और कौन किसको कैसे रेगुलेट कर रहा है, एटीपी की ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और पता चलेगा कि एट द एंड कि जो ओरिजिन हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग वो हम सब पढ़ेंगे अभी इसमें। तो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स के नाम बता देती हूँ जो आपको यहाँ पे देखने हैं। MCM 227, ठीक है। फिर दूसरा हो गया CDC6, फिर तीसरा हो गया CDT1, ठीक है। फिर चौथा हो गया हमारा CDK, फिर पांचवा DDK। यस, यही सारे थे। और भी फैक्टर्स है, CDC45 भी है एंड जेमिनिन बोल के भी एक है, जेमिनिन, ठीक है। फिर उसके बाद APC भी है। सो ऐसे करके बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मेन मैंने आपको बताया ये सारे जो मेन है, ये सारे मतलब प्राइमरी, और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके आप अगर फैक्टर्स देखने जाएंगे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ORC 1 to 6 भी आते हैं। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इन पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि MCM 2 to 7 का क्या रोल है। देखिए, MCM 2 to 7 इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फुल फॉर्म की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ओके, सो इसका ये रोल है, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। आप इसका रोल देखते हैं, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे रोल्स हैं। ये एक एंजाइम है, ठीक है। इसको हम हेलिकेज के तौर पे भी कंसीडर करते हैं, लेकिन सिर्फ हेलिकेज वाली ही इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आरएनए, अब हेलिकेज पूछ रहे हैं तो आरएनए हेलिकेज है या डीएनए हेलिकेज है, तो ये आरएनए डीएनए दोनों ही हेलिकेज है। लेकिन हेलिकेज के साथ साथ इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे प्रोटीएजेस, चैपेरॉन्स एंड मेटल चिलेटर्स। फिर इसके बाद ये क्या करती है, जो क्लैम्प जो लोडर्स है उसका भी रोल प्ले करती है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे ये इनिशिएटर भी है। ऑफकोर्स ये अगर रेप्लिकेशन को इनिशिएट करा तो इनिशिएटर प्रोटीन भी इसे कह सकते हैं। फिर हेलिकेज लोडर भी है, तो ये सारे फंक्शंस इसके हैं। अब जो MCM हेलिकेज हैं इनके पास जो होती है, अब मैं आपको बता रही हूँ ATP की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ATP इसकी कैसे एक्टिवेट होती है ये मैं आपको बताती हूँ, अब आगे आपको थ्रू द टाइम आपको पता चलेगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया MCM 2 to 7 का रोल आता है। अब इसमें क्या होता है, एक देखिए, ये रहा हमारा DNA का स्ट्रैंड, ठीक है। एक डबल हेलिकल DNA है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन होना है तो यूकैरियोट्स के केस में हम ARS बोलते हैं, ठीक है। ARS बोलते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके केस में हम ORI बोलते हैं, ORI बोलते हैं, ठीक है। सो ARI, अब यूकैरियोट्स में तो बहुत सारे ARS होते हैं और सारे एक ही साथ फायर होती है, ये भी हमें पता है। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का रोल आता है। सो सबसे पहले क्या होती है कि देखिए, MCM जो 2 to 7 है ना, ये अपने आप खुद को नहीं ला सकती है, तो इसको लाने के लिए कुछ प्रोटीन्स के जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स के नाम बताए थे, CDC6, CDT1। सो इसमें से जो है CDT1 है ना, जो CDT1 का काम होता है कि वो MCM 2 to 7 को क्या करे, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो ये DNA स्ट्रैंड का जहाँ पे यहाँ पे रेप्लिकेशन होने वाला है ना, वो यहाँ पे इसको ले आता है। MCM 2 to 7 को CDT1 क्या करता है, यहाँ पे ले आता है, और ये दोनों टुगेदर होता है। MCM 2 to 7 प्लस CDT1 प्लस DNA जो ORI होता है, ठीक है, वो सारे ही मिलके क्या करते हैं, एक प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी तक इसमें रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनी है, मतलब ये अभी तक रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं किया है, तो उससे पहले वाला जो फेज़ है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, ठीक है। अब जब ये प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन प्रोसेस जानने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि MCM 2 to 7 यहाँ पे जो बोला गया है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
इसमें 6 MCMs है, सब यूनिट्स है 6, लेकिन इसमें से अगर एक भी MCM की सब यूनिट अगर यहाँ पे गायब हो गई है या फिर कुछ किसी कारण वो म्यूटेट हो गई है, इनएक्टिवेट हो गई है, तो वो क्या करती है G1 फेज़ में, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो बना है ना वो फॉर्म नहीं होती, ठीक है। वो यीस्ट, अगर हम यीस्ट की स्टडी करते हैं, सिंस यूकैरियोट्स में हम जब स्टडी करते हैं तो रोल मॉडल हम यीस्ट ही कंसिडर करते हैं और जीनोपस भी कभी कभी कंसिडर करते हैं। तो उन दोनों केसेस में क्या होती है ना कि अगर इनमें से कोई भी एक MCM की सब यूनिट्स अगर गायब हो जाती है तो फिर क्या होती है, इसमें प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रही तो ऑब्वियसली रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो इसीलिए ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ MCM इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब MCM को जब हम लोड करते हैं, MCM सिंस मैंने आपको कहा हेलिकेज है और हेलिकेज की लोडिंग होती है, तो हमने जब सेल साइकिल पढ़ी होती है वहाँ हमको पता होता है कि G1, S एंड G2 फेजेस होते हैं। तो उसमें हमें पता होता है कि जो S फेज़ में होती है उसमें हेलिकेज की एक्टिवेशन होती है, हेलिकेज की जो लोडिंग होती है वो G1 फेज़ में होती है। सो ये हम जब अब बात कर रहे हैं वो G1 फेज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द लोडिंग ऑफ MCM 2 to 7 जब DNA पे होती है ना, तो उसमें क्या होती है, वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है, तो उसमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। अब ATP इसको कहाँ से प्रोवाइड करती है, देखिए MCM 2 to 7 के पास उसका वो खुद ATP नहीं हाइड्रोलाइज कर सकती, लेकिन उसकी जो ATP हाइड्रोलाइज करने की अगर कैपेबिलिटी है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए एक और फैक्टर्स आता है, डेट इज़ CDC6। तो CDC6 जो होती है वो हेल्प करती है MCM 2 को कि ताकि उसका जो ATP जो हाइड्रोलाइजिंग प्रॉपर्टी है वो हो जाए और जिसके वजह से उसे ATP मिले एंड एज ए होल वो क्या करे, जो रेप्लिकेशन होते हैं ना वो मेल्टिंग ऑफ DNA वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेल्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एनर्जी अगर मिल रही है ATP के हाइड्रोलाइसिस से तो फिर वो क्या करती है, DNA को मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ ली। यहाँ तक हमने क्या देखा कि MCM 2 to 7 के बारे में हमें पता चला, CDT1 के बारे में हमें पता चला एंड CDC6 के बारे में हमें पता चला एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बात की कि प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स किस किस चीज़ों से बनती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिखता है कि मैंने आपको बताया था CDK और DDK के बारे में बताया था। तो CDK और DDK क्या होती है, देखिए MCM हमारा हेलिकेज प्रोटीन है, वो आके प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में आके चिपक गई है, फिर इस पर हमारे पास CDC6 है, फिर उसके बाद CDT1 है। सो CDC6 बहुत ही एक अनस्टेबल प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, अगर उसने एक राउंड ऑफ हेलिकेज उसने डाल दी है, लोड कर दिए, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। सो अभी MCM हेलिकेज है वो रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में वो है बैठा हुआ है, तो अभी क्या करती है कि प्रोटीन जो काइनेज कुछ होती है CDK और DDK, वो क्या करती है, जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो MCM हेलिकेज के साथ बना था उसको वो फॉस्फोराइलेट करती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होती है कि एज ए होल MCM जो हेलिकेज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के वजह से क्या होती है, हमारा जो S फेज़ की सिंथेसिस, S फेज़ का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। अब जब ये CDK और DDK जब फॉस्फोराइलेट कर रही होती है ना MCM को, तो उस फेज़ में क्या होती है कि बहुत सारे प्रोटीन साथ में आ जाते हैं। ये जो रेप्लिकेशन जो भी पार्ट है ना यहाँ पे ARS पे बहुत सारे प्रोटीन्स और प्रोटीन्स आके चिपक जाते हैं जैसे ही MCM को फॉस्फोराइलेट किया जाता है। सो इसमें से कुछ प्रोटीन्स होते हैं CDC45 और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जीन्स कॉम्प्लेक्स होती है, MCM 10 होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे CDC45 के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो ये प्रोटीन आपको सुनने को मिलेगी। तो CDC45 का काम क्या होता है कि सिंस हमें ये तो सिग्नल मिल गई है कि अभी जो S फेज़ की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, हमें सिग्नल मिल गई है कि MCM हेलिकेज अब एक्टिव है, अब S फेज़ की जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट कर दो, DNA रेप्लिकेशन जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी सिंथेसिस की स्टार्ट कर दो, मतलब डॉटर सेल्स की सिंथेसिस की सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ये तो पता चल गया। अब देखिए रेप्लिकेशन सिर्फ इनिशिएट करने से नहीं होगा, हमें रेप्लिकेशन एलोंगेट एंड देन टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इनिशिएट करने से काम नहीं बनेगा, द होल सेट ऑफ प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी होगी। सो इसीलिए क्या करती है, तो CDC45 है ना, वो 45 जब MCM जो भी जब एक्टिवेट होती है तो CDC45 आती है, वहाँ ARS पे चिपकती है, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स पे चिपकती है एंड फिर रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स पे चिपकने के बाद वो क्या करती है, एलोंगेशन करती है एंड इनिशिएशन भी का भी वो रोल प्ले करती है। देखिए हम जब यहाँ प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम जब प्रोटीन्स की बात करते हैं ना किसी एक पाथवे में, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम प्रिसाइजली वो प्रोटीन यहाँ आएगा और चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर दो प्रोसेस है, मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है, अगर प्रोसेस 1 हो गया एंड यहाँ पे प्रोसेस 2 है, अगर यहाँ पे एक प्रोटीन है P और यहाँ पे
प्रोसेस 2 पे एक प्रोटीन होती है Q। सो ऐसा नहीं होता कि P हमेशा प्रिसाइजली एकदम 110% वो एक पे एकदम स्ट्रिक्टली 1 पे ही आएगा एंड 1 पे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। P का थोड़ा सा इम्पैक्ट 2 पे भी रहेगा, 1 पे भी रहेगा, एंड Q का थोड़ा सा इम्पैक्ट 1 पे भी रहेगा, Q 2 पे भी रहेगा। ये आपको तब पता चलती है ना जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको पैराकाइन फैक्टर्स ये सब चीज़ों के बारे में पता चलते हैं। तो ये वाला फंडा आपको याद रखना है कि आप स्ट्रिक्टली कभी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जब हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि CDC45 कब रोल प्ले करता है तो आपको यही बताना है कि वो एलोंगेशन में करती है, एंड समहाउ वो थोड़ा सा रोल वो इनिशिएशन में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, ये रहा फंडा। ओके, सो अभी हम कहाँ थे? CDC45 पे थे। तो CDC45 आया, उसने एलोंगेशन और इनिशिएशन किया, जिसके वजह से क्या हो गया, हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क एलोंगेट होते रहा, एंड एलोंगेट होते होते एक टाइम पे क्या हो गया, फिर वो टर्मिनेट हुआ एंड देन 2 डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, अब यहीं पे हमने समझ लिया है कि इनिशिएशन कैसे हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोटीन बताया था CDT1। अब आपको रिकॉल करना होगा CDT1 किसके लिए रोल प्ले करा था। CDT1 का काम था MCM को ला के ARS पे लोड करना। ठीक है, ओके, तो CDT का काम था MCM को ARS पे आके लोड करना। अब ये हमने देख लिया। अब CDT खुद एक ऐसा प्रोटीन है ना जिसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब CDT ने तो अपना तो काम कर लिया कि वो इनएक्टिव जो भी स्टेट में ना, जो भी इनएक्टिव स्टेट का जो भी रेप्लिकेशन था, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, उसको वो लाके ARS में डाल दिया MCM को। ये भी हमें समझ आ गया। अब आगे हमें देखना है कि ये खुद जो CDT है ये खुद कैसे एक्टिवेट होती है, ये जानना है। तो CDT को एक और प्रोटीन होल्ड करके रखती है, उसका नाम है जेमिनिन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देती हूँ कि जेमिनिन होती है वो CDT को रोक के रखती है। ठीक है, CDT को रोक के रखती है कि तुम जाके ना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें चुप रहना है फिलहाल, तुम्हें रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करना। लेकिन जैसे ही हमें सिग्नल मिलती है कि रेप्लिकेशन की सिग्नल कैसी होती है, जब एनाफेज, ये सारे जो एनाफेज होती है, मेटाफेज होती है, वो सारे जो उसका फेजेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होती है, हमारा जो साइक्लिन्स और CDKs होती है वो हमेशा के सिग्नल देती है कि नहीं तुम रेप्लिकेशन फिर से स्टार्ट करो। तो वो क्या होती है, जब ये सिग्नल सारे प्रोटीन्स आते हैं ना, ठीक है, M फेज वाले जो साइक्लिन्स होते हैं वो जब आके CDT को जब सिग्नल देता है कि नहीं अब हमें चालू होना है, तो क्या करती है कि हमें पता होता है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का भी रोल आता है जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं। तो अभी मैं यहाँ सेल साइकिल नहीं डिस्कस कर रही हूँ। तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो सेल साइकिल में होती है ना, वो क्या करती है, वो CDT को, जेमिनिन को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जेमिनिन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से CDT खुल जाता है, उसके बाद वो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होती है ना, उसका काम हमें दिखने को मिलता है आगे के जो सेल साइकिल में हमें दिखने को मिलता है। वही प्रोटीन आके यहाँ पे CDT को सिग्नल देगी, जेमिनिन को डिस्ट्रॉय करेगी, फिर बोलेगी कि नहीं तुम जाओ ORC में बाइंड करो और MCM को लेके जाओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्ली G1 फेज़ में होगी। आपको फेजेस का याद रखनी है कि G1 फेज़ में क्या होती है, S फेज़ में क्या होती है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने समझ लिया है सारा जो रेप्लिकेशन की इनिशिएशन क्या होती है, कैसे होती है। यहाँ मैंने आपको वर्बली ज़्यादा समझाया है रेदर देन डायग्रामेटिकली, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कहानी जैसे पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको याद ज़्यादा होगा। एंड आई होप आप नोट्स लिख रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ आप बना रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ और डिस्कस करना है, इस बारे में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कंजूसी और देरी करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो साथ में प्रिपेयर करें और आपको लगता है कि उन्हें ये वीडियो की ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।